जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 का अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12 अकाउंटिंग में सबसे पहला चैप्टर जो है ना हमारा, वो है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट। इस चैप्टर में हम लोग जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो सारा का सारा आज ही क्लियर कर लेंगे, इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ना, वो है हमारा पार्टनरशिप का मीनिंग। पार्टनरशिप का मीनिंग में हमें तीन चीजें बहुत अच्छे से देखना है। देखो, पार्टनरशिप का मीनिंग में तीन चीजें आप लोग को याद रखना है। सबसे पहला ये देखना है कि वो एक रिलेशनशिप है। किसका? दो या दो से ज्यादा लोगों का। तो दो से ज्यादा कितना होना चाहिए, ये सब चीजें अभी हम लोग समझेंगे। देखो, 2013 एक्ट के हिसाब से 2 से 100 पार्टनर्स थे, ठीक है ना। 2 से 100 पार्टनर मतलब ज्यादा से ज्यादा 100, कम से कम 2। लेकिन 2014 में क्या हुआ कि 2 से लेके 50 पार्टनर लिमिटेड कर दिए। क्लियर हो गया? तो इन लोग का बीच का रिलेशनशिप क्लियर हुआ। सेकंड चीज क्या बोला गया है? हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, लॉस भी है। मतलब प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, जो लोग अग्रीड वैल्यूएशन में बांटे, जिसको हम लोग प्रोपोर्शनेट रेशियो भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये है कि मान लो कि अगर 1, 2, 3 ये 3 पार्टनर है, ठीक है। मान लो 3 जो है वो बिजनेस में नहीं है, बिजनेस से बाहर गया हुआ है। 1 और 2 उसके बिहाफ में डिसीजन ले सकता है। क्लियर हो रहा है? या फिर ये दोनों नहीं है, 1 उसके बिहाफ में डिसीजन ले सकता है या उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकता है और बिजनेस डील बना सकता है। क्लियर हो गया? तो हमें पार्टनरशिप का मीनिंग में क्या समझ में आया? एक रिलेशनशिप है दो या दो से अधिक लोगों का, मतलब 2 से 100 किसके अकॉर्डिंग? 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे 2014 का अमेंडमेंट में क्या बताया गया? 2 से 50 पार्टनर। क्लियर हो गया? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 2 एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 50। क्लियर हो गया? उसके बाद इन लोग अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शेयर करेंगे एक अग्रीड प्रोपोर्शनेट वैल्यू में। क्लियर हो गया? और यहाँ पे क्या बताया गया है? एक्टिंग फॉर ऑल। अगर एक नहीं रहता तो एक की जगह दूसरा को इसका जगह लेके काम को पूरा करता है। क्लियर हो गया? तो पार्टनरशिप का मीनिंग में यहाँ पे हम लोग का 3 चीजें को ध्यान देना है। क्लियर हो गया? अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इस चीज को अभी हम लोग ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में है हमारा एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहला क्या है? 2 और मोर पर्सन। मैंने अभी बताया कि 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, मतलब 2013 के अकॉर्डिंग कितना? 2 से लेके 100, ठीक है। और 2014 के अकॉर्डिंग 2 से लेके 50। क्लियर हो गया? लेकिन 2 या 2 से अधिक पार्टनर्स जो होंगे ना, वो किस टाइप के नहीं होना चाहिए, इस चीज को भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहला, वो माइनर नहीं होना चाहिए। ध्यान दो, वो माइनर नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। और तीसरा, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। देखो, ये 3 चीजें पार्टनर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले माइनर नहीं होना चाहिए, मतलब एज ऑफ मेजोरिटी उसका होना चाहिए, मतलब 18 साल से ज्यादा होना चाहिए। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, मतलब जिसको हम लोग आमतौर पे बोलते हैं जिसका दिमागी हालत खराब रहता है, ठीक है। आमतौर पे हम लोग मजाक में बोलते हैं ना, जिसका एक स्क्रू ढीला है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, मतलब कोई क्रिमिनल्स नहीं होना चाहिए। इस चीज को हम लोग को ध्यान देना है। तो उस लोगों को हम लोग को पार्टनर नहीं बनाना चाहिए। लेकिन माइनर के लिए एक प्रोविजन है। माइनर के लिए क्या प्रोविजन है कि अगर सारा का सारा पार्टनर एग्री करते हैं कि एक माइनर को पार्टनर बनाना चाहिए तो कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों को नहीं। क्लियर हो गया? 2 या 2 से अधिक होना चाहिए और पार्टनर जो है वो ये तीनों में से कुछ नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? सेकंड पॉइंट, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मैंने अभी बताया ना कि इन लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है कि किस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेंगे। लेकिन एग्रीमेंट जो है यहाँ पे ओरल भी हो सकता है,
जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ओरल और रिटन दोनों फॉर्म में हो सकता है, मुंह जबानी भी हो सकता है, लिख के भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो एग्रीमेंट बनेगा वो किस बेसिस पे बने, 3 चीजें अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहला, जॉइंट वेंचर। मान लो कि एक फर्म ए है, दूसरा फर्म बी है। यहां पे अभी हम लोग को ये देखना है कि फर्म ए फर्म बी के साथ एक मिल के प्रोजेक्ट करना चाहता है, तो एग्रीमेंट उसी बेसिस पे बनेगा कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हमें फर्म का मर्ज करना है, तो उसे हम लोग बोलते हैं जॉइंट वेंचर। सेकंड पॉइंट क्या है? पीरियड। एग्रीमेंट में मेंशन होगा कि पार्टनर्स चाहते हैं कि 2 साल के लिए ही बने पार्टनरशिप, 3 साल के लिए बने या फिर 1 साल के लिए बने। क्लियर हो रहा है ना? तो ये चीज होता है हमारा पीरियड, कि पार्टनरशिप कितना टाइम तक एटलीस्ट चलेगा, उसके बाद हम लोग चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं या फिर उसे बंद कर सकते हैं। क्लियर हो गया? थर्ड है हमारा विल। इस चीज को याद रखना है। विल क्या है? हमारा इच्छा के अनुसार जब चाहे बंद कर देंगे। ठीक है, पार्टनर्स लोग अग्री करेंगे, अरे नहीं अब बिजनेस तो चलाना ही नहीं है हम लोग को, किसी का सिंक बैठ नहीं रहा है, बंद करो। तो ये 3 चीजें हम लोग को ध्यान देना है एग्रीमेंट में। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है बिजनेस एक्टिविटी। तो बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस में ऐसा क्या करेंगे हम लोग, बिजनेस में ऐसा क्या करेंगे, क्या बेचेंगे? ठीक है, ये पेन बेचना है, ये माइक बेचना है, कैमरा बेचना है, क्या बेचना है, लेकिन जो भी चीज बेचेंगे वो लीगल होना चाहिए और लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग ड्रग्स बेच रहे, तो ये सब चीजें तो नहीं हो सकता ना। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इसका इजाजत नहीं देता। तो जिसका इजाजत गवर्नमेंट नहीं देता वो लॉफुल होता है। तो बस वो चीज हमारा लॉफुल होना चाहिए। क्लियर हो गया? इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है म्यूचुअल एजेंसी। देखो म्यूचुअल एजेंसी है क्या? पार्टनर्स लोगों के बीच एक प्रिंसिपल और एजेंट का एक रिलेशन होता है। मैंने स्टार्टिंग में मैंने बताया ना कि अगर मान लो कि एक पार्टनर नहीं है तो सेकंड पार्टनर उसका रोल निभाएगा, थर्ड पार्टनर उसका रोल निभाएगा, कोई भी नहीं, सिर्फ एक भी अगर रहा तो उसके बिहाफ में, सबका बिहाफ में वो पर्टिकुलर इंसान जो उस पार्टनर है उस बिजनेस का, वो काम कर सकता है। लिखा हुआ है पार्टनर बाइंड द फर्म एंड ईच अदर थ्रू देयर एक्शन क्रिटिकल फॉर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एंड फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई नहीं रहता तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले सकता है। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉसेस उसको उन लोग शेयर कैसे करेंगे? शेयर करेंगे एक अग्रीड वैल्यूएशन में। क्लियर हो गया? या फिर प्रोपोर्शनेट रेशियो में। क्लियर होता है? अग्रीड वैल्यूएशन या फिर प्रोपोर्शनेट रेशियो में जो भी प्रॉफिट बने या जो भी लॉस बने उन लोग बांट लेंगे। लेकिन यहां पे एक कंडीशन ये है कि प्रॉफिट ओनली। एक पार्टनर ऐसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का प्रॉफिट का हकदार है। क्लियर हो रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ पार्टनर इसलिए बना है कि प्रॉफिट होगा तो ही बिजनेस में मैं रहूंगा और प्रॉफिट ही उसे मिलेगा, लॉस वो नहीं सहेगा। बिजनेस में पैसा वो वही कंडीशन पे डाल रहा है कि अगर प्रॉफिट होता है तो मुझे मिलना चाहिए, लॉस होगा तो मैं नहीं सहूंगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखो यहाँ पे 2-3 चीजें हम लोग को ध्यान देना है। लाइबिलिटी जो एग्जैक्टली होता है ना पार्टनर्स का, ये सबसे पहला यहाँ पे ये बताया गया पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल इंक्लूडिंग देयर पर्सनल एसेट। देखो यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर मान लो कि आप एक फर्म में हो और आप क्या कर रहे हो कि अपने ही बिजनेस का कंपेटिटिव बन जा रहे हो, मतलब सेम टाइप का बिजनेस बाहर में भी खोल दिए हो और उससे अगर प्रॉफिट बनेगा ना तो हमारा कंपटीशन हो जाएगा उसके साथ। तो सिंपल सा बात है, उसका प्रॉफिट में भी इस बिजनेस का प्रॉफिट शेयर होगा। क्लियर हो गया? मतलब सॉरी, उसका जो प्रॉफिट जो आएगा हमारा, ठीक है, वो
इस बिजनेस में भी शेयर होगा, इस चीज को ध्यान रखना है। सपोज मैं अगर एक बिजनेस ओपन कर दे रहा हूं इस बिजनेस को छोड़ के, जो कि इसका कंपटीशन हो जा रहा है, तो वहां पे जो भी कमाऊंगा उसका प्रॉफिट इस बिजनेस के साथ भी शेयर करना पड़ेगा, मतलब इस पार्टनर लोग के साथ भी शेयर करना पड़ेगा। और सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी एसेट्स इस बिजनेस से मैं अपने बिजनेस में लेके जाता हूं और वहां से पैसे कमाता हूं, तो उसका जो प्रॉफिट बनता है ना, वो भी मुझे यहां से शेयर करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? तो ये है हमारा लाइबिलिटी। क्लियर? उसके बाद देखो क्या बोला गया है, पार्टनरशिप डीड। इंपॉर्टेंट चीज है, अभी मैंने बताया कि पार्टनरशिप डीड जो है वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डीड जो है एक एग्रीमेंट है, वो क्या होगा, एक रिटन फॉर्म में होगा। और उसमें क्या क्या चीजें लिखे जाता है, ये सब चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इसका डेफिनेशन क्या है कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें एग्रीमेंट का सारा चीज, टर्म्स एंड कंडीशन लिखा होगा। क्लियर हो गया? सिग्निफिकेंस क्या है, ये एग्जैक्टली हमें इंश्योर करवाता है कि हमारे बीच में, मतलब पार्टनर्स लोग के बीच में डिस्प्यूट्स नहीं होगा, इसलिए एग्रीमेंट किया जाता है। क्लियर हो रहा? लीगल इम्प्लीकेशंस हमारा क्या है, establishes enforceable terms for managing the partnership। बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, इसका टर्म्स एंड कंडीशन को लिखना है। उसके बाद की कंटेंट को अभी हम लोग जानेंगे, वो कंटेंट क्या क्या चीजें बताएंगे, देखते हैं हम लोग। सबसे पहला कंटेंट, नेम ऑफ द फर्म। नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम क्या रहेगा, ऐसा देखो, सपोज ए बी सी तीन पार्टनर है, ठीक है। ए बोलेगा मेरे नाम से बिजनेस कर दो, ठीक है, मतलब ए लिमिटेड जो भी है, ए के लिए फर्म बन जाए, बी के लिए हो या सी के लिए हो, कोई भी पर्टिकुलरली बोलेगा मेरे नाम से बिजनेस रख दो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तीनों आपस में तय करेंगे नाम क्या रखना चाहिए। सेकेंडरी ये होना चाहिए, इन लोग जो भी सोचेंगे ना, वो पहले से गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो नाम हमें मिलेगा नहीं। तो कुछ ऐसा नाम रखना है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है। क्लियर हो गया? नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस में हमें क्या देखना है कि हम लोग बिजनेस में क्या चीजें, मतलब एक्टिविटी हमारा क्या होना चाहिए। मैंने अभी बताया ना कि ऐसा एक्टिविटी होना चाहिए जो लॉफुल हो, और वही चीज हम लोग बेचेंगे या फिर सर्विस देंगे। क्लियर हुआ? एड्रेस ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द फर्म में देखो क्या बताया गया है कि हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो कहाँ पे, मतलब मेन ऑफिस कहाँ पे है, कहाँ पे लोग आके कम्युनिकेट करेंगे। क्लियर? ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, अभी मैंने बताया ना कि पार्टनरशिप का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, वो पहले से डीड में लिखा हुआ होगा, तो इस चीज को अभी हम लोग ध्यान देंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखो हमें क्या बताया गया है, पॉइंट 5। पॉइंट 5 में हमें यह बताया गया कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। जितने भी पार्टनर है ना, उन लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, जितने भी पार्टनर है वो लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, अभी मैंने बताया था ठीक पहले कि उन लोग एग्रीड वैल्यूएशन या फिर प्रोपोर्शनेट रेशियो में अपना प्रॉफिट और लॉस बांटेंगे। और ये भी बताया था कि एक टाइप का पार्टनर ऐसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही लेगा, लॉस नहीं लेगा। क्लियर हो गया? ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि पार्टनर्स के बीच में ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इक्वल अमाउंट में बांट दो, ज्यादा कम नहीं बांटना है, इक्वल अमाउंट में। किसी को ज्यादा ड्यूटी दे दिए या किसी को कम दे दिए, मान लो यहाँ पे 30% किसी को ड्यूटी दिए और किसी को 70% ड्यूटी दिए, तो डिस्प्यूट हो जाएगा। रीजन क्या है, डायरेक्टली बोलेगा अरे मैं कोलू का वैल्यू क्या है, इतना काम दोगे मुझे, ऐसा थोड़ी ना होता है, नहीं। तो ये क्या करेगा, इसके वजह से डिस्प्यूट होगा। कभी कभी सिचुएशन ये आ सकता है कि ये क्या बोलेगा, मैं क्या इतना निकम्मा हूं, मुझे 30% दे रहे हो, मेरे पास क्या एबिलिटी ही नहीं है काम करने का। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीजें डिस्प्यूट्स ला सकता है, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बराबर बराबर बटनी चाहिए। क्लियर हो गया? अब आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत सारे बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि सर मेरा ही बिजनेस है, मैं ही कैपिटल डाल रहा हूं, तो उससे इंटरेस्ट में क्यों लूं। देखो
अकाउंटिंग में क्या बोला जाता है कि बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट पर्सन है, इसीलिए सेपरेट एंटिटी बताया गया है। तो ठीक उसी तरीका से जब तुम दूसरे बिजनेस में पैसे लगाओगे वहां से इंटरेस्ट लोगे कि नहीं लोगे, तो ठीक उसी तरीका से अपने बिजनेस में भी अगर लगाओगे तो वहां से इंटरेस्ट तुम्हें मिलना चाहिए। क्लियर हो रहा है? तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर हो गया? उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक उसी तरीका से जैसे कैपिटल के ऊपर में हमें इंटरेस्ट मिलेगा, हम लोग अगर अपने बिजनेस से पैसे को विड्रॉ अगर कर लिए तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना पड़ेगा, हमारे ऊपर चार्ज होगा। तो देखो ठीक उसी तरीका से ये पहले से लिखा हुआ होगा कि कितना परसेंट हमें चार्ज होगा, समझ में आ रहा है ना, ये लिखा होगा। लेकिन अगर डीड नहीं बनाएंगे, आगे में डिस्कस करेंगे कि अगर डीड नहीं होगा तो कितना चार्ज किया जाएगा। उसके बाद आता है पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। देखो सैलरी एंड कमीशन एक पार्टनर को क्यों मिलना चाहिए, ध्यान देना है यहाँ पे। मान लो बिजनेस का एक कंप्यूटर खराब हो गया, बाहर से कोई भी इंसान आएगा इसे बनाने के लिए, कुछ पैसे लेके जाएंगे यहाँ से। तो अगर वो चीज मुझे आता है, कोई भी एक पार्टनर को आता है, वो अगर बना दे तो क्या उससे पैसा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ऑब्वियसली मिलना चाहिए। तो कोई भी काम के लिए उसे सैलरी कमीशन रेमुनरेशन मिलेगा। क्लियर हो गया? उसके बाद पॉइंट 11 में क्या बताया गया, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। देखो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, ये सब के लिए एक क्लॉज बना होता है। मतलब क्लॉज बना होता है मतलब एग्रीमेंट में पूरा का पूरा लिखे रहता है कि एक पार्टनर को हम लोग बिजनेस में एडमिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जब देखो तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक सारा का सारा पार्टनर अग्री नहीं करेंगे कि हाँ ये पार्टनर में एंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक उसी तरीके से रिटायरमेंट। देखो रिटायरमेंट का क्लॉज क्या है, ऐसा नहीं है कि आज मेरा इच्छा नहीं है, अब मैं बिजनेस में नहीं रहना चाहता और रिटायरमेंट ले लूंगा, मुंह उठा के कोई भी आ जाएगा ये बोल देगा, तो ये संभव नहीं है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि एग्रीमेंट में पहले से लिखा हुआ होगा कि डायरेक्टली कोई भी रिटायरमेंट नहीं ले सकता। ठीक है, उसके लिए पहले से सोच विचार करके ये काम को आगे बढ़ाया जाएगा। क्लियर हो रहा? तो चाहे एडमिशन हो चाहे या रिटायरमेंट हो, इसके लिए अलग क्लॉज है। क्लियर हो गया? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में देखो हम क्या बोला है, डेथ ऑफ पार्टनर। अभी मैंने बताया ना, चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, उसके लिए अलग क्लॉज बने। ठीक है, अब कोई मर जाता है पार्टनर तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसका वाइफ आके ज्वाइन कर लेगी या फिर उसका बेटा आके ज्वाइन कर लेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जो भी प्रोसीजर है उस चीज को हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? बिजनेस को डिसॉल्व करना, मतलब बंद कर देना। अब इसका बहुत सारा कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है कि डिसॉल्व जो हुआ है वो पार्टनर हुआ है या फर्म हुआ है, पार्टनर या फिर फर्म। यहाँ पे क्वेश्चन में ये साफ साफ बोला या डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो फर्म डिसॉल्व होगा, तो फर्म डिसॉल्व होने का कारण क्या है? बिजनेस में पैसे नहीं है या फिर लोग चलाना नहीं चाहते, इसीलिए डिसॉल्व होगा ना। पार्टनर बोल रहे हैं हम लोग को पार्टनरशिप करना ही नहीं, तो डिसॉल्व करो, बंद करो, जो भी पैसा है आपस में बांट लेंगे। या फिर बिजनेस बहुत सारा लॉसेस में चल रहा है, बिजनेस को बंद करो। तो ये चीज हो सकता है। जब डिसॉल्व होगा तो उसमें क्या क्या कंडीशन रखे जाएंगे। क्लियर हो गया? कौन सा एसेट्स किसको मिलेगा, जो जितना पैसा दिया उसको रिटर्न कैसे मिलेगा, ये सारा का सारा चीज लिखा हुआ होगा। क्लियर हो गया? उसके बाद पॉइंट 15 में क्या बताया गया है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। देखो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो है ना, इस चीज को अभी हम लोग को ध्यान से समझना है। इसको हम लोग आर्बिट्रेशन क्लॉज बोलते हैं। आर्बिट्रेशन क्लॉज। आर्बिट्रेशन क्लॉज क्या होता है? आर्बिट्रेशन क्लॉज ये होता है कि हम एक जजमेंट पर्सन रखते हैं। एक जजमेंट पर्सन इसलिए रखते हैं कि पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स ना हो सकता है कि सभी का जो व्यू है ना किसी पर्टिकुलर डिसीजन को लेके वो चेंज हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन जो सही होगा उस चीज को बताने का काम कौन करेगा? इस क्लॉज में रखा हुआ जजमेंट पर्सन, जिसको हम लोग अपॉइंट किए हैं कि जो सही है वो आप सही बताओगे, जो गलत है वो गलत बताओगे। तो इससे क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट नहीं होता है। तो ये हुआ हमारा डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा 15 का 15 पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया पार्टनरशिप डीड का। तो यहाँ पे हम लोग अब एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप
डीड देखेंगे। सबसे पहला क्या बताया गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पे क्या है, मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि एग्री वैल्यूएशन होना चाहिए, एग्रीड वैल्यूएशन होना चाहिए या फिर प्रोपोर्शनेट रेशियो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर इक्वल पार्टनरशिप, सॉरी, यहाँ पे अगर पार्टनरशिप में अगर डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, एब्सेंस मतलब हम लोग डीड नहीं बनाए हैं, तो इक्वल बटेगा। क्या होगा, इक्वल बटेगा। जितने भी पैसे आएंगे सभी पार्टनर्स में इक्वल बटेंगे, चाहे जो जितना पैसा लगाया हो। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे मैंने अभी बताया ना कि पहले ही उन लोग तय कर लेंगे कि कैपिटल का इंटरेस्ट हमें कितना परसेंट मिलना चाहिए। अगर डीड नहीं रहा, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलेगा। क्लियर हुआ। अब आता है हम लोग का इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन में हमें क्या देखना है, 6%। एब्सेंस ऑफ डीड मतलब देखो, जब डीड बनेगा तो उसमें देखा जाएगा कितना परसेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर डीड नहीं बना हुआ तो 6%। 6% ये कंफर्म है कि 6% पर एनम जो है इंटरेस्ट लेना या देना है। क्लियर हो गया। रेमुनरेशन, किसी को भी सैलरी रेमुनरेशन नहीं मिलेगा अगर डीड में ये चीजें नहीं लिखा हुआ है तो। समझ में आ रहा है ना। तो एब्सेंस ऑफ डीड में हमें क्या क्या चीजें देखना है, ये सब चीजें देखना है। आप लोग को इस चीज को ध्यान से हर एक पेज को आप लोग का स्क्रीनशॉट लेना है और एक एक चीज को जो जो मैंने बताया डीपली उस चीज को दिमाग में उतारना है और पढ़ना है। वन बाय वन करके आप लोग का कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा एब्सेंस ऑफ डीड जो है वो कंप्लीट होता है और यहाँ पे हमारा वीडियो भी कंप्लीट होता है। वीडियो अगर आप लोग को सही लगा हो तो कृपया करके आप लोग जरूर लाइक करना। और हाँ, मेन जो है आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कमेंट जरूर करना कि आप लोग का डाउट क्या हो रहा है, उस चीज को कमेंट में आप लोग प्लॉट कीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो व्हाट्सएप नंबर जो फ्लैश होता है ना, आप लोग डायरेक्टली वहां पे भी आप लोग डीएम कर सकते हैं। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद। थैंक यू।